ज्यादा बड़ी हाइट नहीं है। महिंद्रा की कितनी होती है? महिंद्रा से स्टार्ट होती है वो भी सब। तो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बेटा चार्जेस के बारे में स्टडी करना। क्या मतलब है? चार्जेस के बारे में स्टडी करना। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप से होगी, एक होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी क्या होगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है उन चार्जेस के बारे में स्टडी करना जो कि रेस्ट पे हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है उन चार्जेस के बारे में स्टडी करना जो कि मोशन है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब बार बार हम कह रहे हैं चार्ज, तो सबसे पहली बात तो ये आती है ना कि चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? क्या होता है चार्ज? चार्ज बेटा किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज पर या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करती है या फिर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है। तो चार्ज समझ में आया? चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज पर या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करती है या फिर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब एग्जांपल से समझो कि कैसे। जैसे मान लो कि हम ये कोम्ब है, कोम्ब को अगर हम अपने बालों के साथ रब करते हैं और फिर अगर हम इसको पेपर पीसेस के नजदीक लेके जाते हैं तो ये उन पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है। अब ये उन पेपर पीसेस को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि ये उन पेपर पीसेस पे क्या लगा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये बात तो हो गई इलेक्ट्रिकल फोर्स की। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात कैसे होगी? देखो जब हम 10th में होते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम किसी वायर में से करंट पास कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करती है। भाई अगर आप इसके नजदीक छोटे छोटे आयरन के पीसेस को लेके आओ, आयरन के पीसेस का एक ढेर अगर हम इसके नजदीक लेके आए तो ये उन आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्यों अट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि ये उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है? मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगा रही है? देखो होता क्या है, जब कोई चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो अपने चारों ओर एक स्पेस क्रिएट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। और जब कोई चार्ज मोशन में होगा, जब कोई चार्ज मोशन में होगा, मोशन का मतलब मेरा यहाँ पे है यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन। तो जब कोई चार्ज मोशन में होगा तो वो अपने अराउंड बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी लेकिन साथ साथ क्या भी होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो अपने चारों ओर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। जब चार्ज मोशन में होगा मतलब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो अपने अराउंड बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वजह से लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब बात ये है, एक बात और समझना, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। यूनिफॉर्म मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसकी वजह से लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है यहाँ तक की बात है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात ये है, पहली बात तो हमें समझ में आई चार्ज होता क्या है। अब दूसरी बात ये है कि चार्ज किसी भी बॉडी में आता कैसे है? चार्ज किसी भी बॉडी में आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर किसी बॉडी के अंदर अगर हम मान लो ये चौक को देखें, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अगर हम इसको देखें तो क्या ये चार्ज है? नहीं। क्यों नहीं है चार्ज? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर चार्ज बैलेंस है। इसके अंदर चार्ज बैलेंस है। चार्ज बैलेंस होने का मतलब क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो इक्वल है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होगा तो बॉडी न्यूट्रल होगी, अनचार्ज होगी। बात समझ में आई है? लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर को अनइक्वल कर दें
मतलब अगर हम चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट कर दें तो बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल हैं तो बॉडी न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ा देंगे प्रोटॉन्स पे किसी भी तरीके से तो बॉडी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को घटा देंगे प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में तो बॉडी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में भेज दिए जाए, या फिर दूसरा तरीका है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर। लेकिन एक बात समझना, प्रोटॉन ट्रांसफर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और वो स्ट्रांगली बाउंड है न्यूक्लियस के फोर्स से। यानी कि अगर हमें प्रोटॉन्स को रिमूव करना है तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और प्रैक्टिकली इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर हमने किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो एक ही तरीका बच जाता है और वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगी तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगी तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो दो तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के भी दो मेथड हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके। इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो आएगा नेगेटिव चार्ज, लूज होंगे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बात यह है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है। जैसे अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें, अगर हम एक प्लास्टिक रोड लें, क्या लें, प्लास्टिक रोड, और उसको अगर हम एक फर के कपड़े के साथ रब करें, हमने एक प्लास्टिक रोड ली और हमने एक फर का कपड़ा ले लिया, ठीक है, ये मान लो हमने फर लगा रखी है और इसके साथ हमने एक प्लास्टिक रोड को रब किया। तो अगर मैं इसके साथ प्लास्टिक रोड को रब करता तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि फर में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं प्लास्टिक रोड में, यानी कि प्लास्टिक रोड ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो फर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब बात ये है, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमें ये कैसे पता चले कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और किस बॉडी में जाएंगे। अब फर से ही क्यों इलेक्ट्रॉन्स निकले और प्लास्टिक रोड में ही क्यों गए जब हमने इन दोनों को रब किया? बेटा ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है और किस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बाउंड है। समझ में आ गया था? तो अगर मैं बात करूं फर की, तो फर के अंदर प्लास्टिक रोड के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, प्लास्टिक रोड में स्ट्रांगली बाउंड है। तो जिसके अंदर लूजली बाउंड होंगे वो लूज करेगी, जिसके अंदर स्ट्रांगली बाउंड होंगे वो गेन करेगा। अब ये कैसे पता चले कि किस में लूजली बाउंड है और किस में स्ट्रांगली बाउंड है? तो ये पता चलता है बेटा वर्क फंक्शन से। किससे पता चलता है? वर्क फंक्शन से। नाउ व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम फर में और प्लास्टिक रोड में एनर्जी निकालते हैं किसमें कितना, किसका वर्क फंक्शन कितना है, तो हम ये देखते हैं कि फर का वर्क फंक्शन कम है, प्लास्टिक रोड का वर्क फंक्शन ज्यादा है। यानी कि प्लास्टिक रोड में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो प्लास्टिक रोड में इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड है और फर में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है। समझ में आई बात? इसी तरीके से ये तो एग्जांपल हो गया नेगेटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या होगा? अगर मैं ग्लास रोड लें, क्या लें, ग्लास रोड, और उसको सिल्क के कपड़े के साथ रब कर दें। अगर हम एक ग्लास रोड लें और उसको सिल्क के कपड़े के साथ रब कर दें तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्लास रोड है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं सिल्क में। अब ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ग्लास रोड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक की बात है? कोई डाउट यहाँ तक? ओके। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि चार्ज और मास का कनेक्शन क्या है। चार्ज और मास का कनेक्शन क्या है? बेटा बात नोट करें, चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
मतलब अगर कोई बॉडी मासलेस है तो ये बिल्कुल पक्का है कि वो चार्जलेस है। अगर कोई बॉडी मासलेस है तो बिल्कुल पक्का है कि वो चार्जलेस है। जैसे अगर हम बात करें कि जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स तुम्हें पता है, फोटॉन्स होते हैं पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, फोटॉन्स चार्जलेस होते हैं, तो फोटॉन्स चार्जलेस क्यों हैं, फोटॉन्स न्यूट्रल क्यों हैं? क्योंकि वो मासलेस है। अब मासलेस होने का क्या मतलब है? इसका मास भी दो तरीके से होता है किसी भी बॉडी का, एक होता है रेस्ट मास और दूसरा होता है मूविंग मास। किसी भी बॉडी का मास दो तरीके से हो सकता है, एक होता है रेस्ट मास और दूसरा क्या होता है? मूविंग मास। ठीक है, तो जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मास होगा रेस्ट मास, लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो ही ना सके कभी तो उसका रेस्ट मास क्या होगा? जीरो। फोटॉन्स कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उनका रेस्ट मास जीरो है, दे ओनली है मूविंग मास। तो जब हम कह रहे हैं मासलेस है तो इसका मतलब उसका रेस्ट मास जीरो है। क्या जीरो है? रेस्ट मास जीरो। मूविंग मास क्या है वो भी हम आगे जाके समझेंगे। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई बॉडी मासलेस है तो बिल्कुल पक्का है कि वो चार्जलेस भी होगी। जैसे फोटॉन्स चार्जलेस, फोटॉन्स चार्जलेस है। क्यों चार्जलेस है? फोटॉन्स न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि वो मासलेस है, मतलब कि उनका रेस्ट मास जीरो होता है, मतलब कि वो कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज। बेटा लाइट के एक बात और, यहाँ से लाइट आ रही है तो क्या लाइट कभी रुक रही है? लाइट तो लाइट की स्पीड के साथ जा रही है, तो रुकने का तो मतलब ही नहीं। क्या बात समझ में आई है? अच्छा एक बात और, अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाएगी तो मुझे बताओ कि क्या उसका मास चेंज होगा? जैसे मान लो ये मैंने कोम को रब किया बालों से और ये कोम चार्ज हो गया, तो क्या इसके मास में कुछ चेंज आएगा? क्या इसका मास बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? मुझे बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है लेकिन है तो सही। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो ये होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो ये मास कम है लेकिन है तो सही ना, ये मास कम है लेकिन है तो सही। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी जो है, हमने जब मास चार्ज किया बॉडी को, अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो उसका मास 5 इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ेगा, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उसका मास 5 इलेक्ट्रॉन जितना घट गया। तो चार्जिंग होने पर मास चेंज होता है। अब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइस का, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। शॉर्टकट में याद रखें गली। ये भी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम भी आगे समझाएंगे। अभी के लिए सिर्फ ये है कि अगर कोई बॉडी चार्ज है, हमें ये डिटेक्ट करना है कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं, तो हम उसके लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या मेरी बात तुम्हें यहाँ तक की समझ में आई? ओके, अब हम इससे आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा करंट के लिए किसका यूज करते हैं? एमीटर। किसका? एमीटर। एमीटर। चार्ज के लिए गली, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब चार्ज डिस्कवर कैसे हुआ, कब डिस्कवर हुआ? चार्ज की हिस्ट्री के बारे में तुम्हें क्या पता? अच्छा 6th सेंचुरी में ही डिस्कवर हो गया। कब? 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में थेल्स नाम का एक, समझो कि इंटेलिजेंट पर्सन था, ये तो नहीं कह सकते उस समय साइंटिस्ट था, ठीक है ना, तो थेल्स नाम का एक इंटेलिजेंट पर्सन था, तो उसको एक दिन क्या हुआ, एक एम्बर नाम का सब्सटेंस मिला। तो वो घूम रहा था तो किसी समुद्र के नजदीक उसको एम्बर नाम का सब्सटेंस मिला। अब एम्बर क्या होता है? एम्बर एक येलो रेजिनोस सब्सटेंस होता है, मतलब वहां पर कुछ पेड़ होते थे जहां पर भी वो रहता था, तो उन पेड़ों से कुछ सब्सटेंस जो है वो एमिट किया जाता है। तुमने कभी देखा होगा जो हमारे जो ट्रीज होते हैं वो कुछ वाइट कलर का सब्सटेंस एमिट करते हैं, इसी तरीके से वहाँ जो ट्रीज थे वो कुछ येलो कलर का सब्सटेंस एमिट करते थे। ठीक है, तो ये जो येलो कलर का सब्सटेंस है जब कुछ टाइम के बाद जो है ये सोलिडिफाई हो जाता था। ठीक है, तो ये जो येलो सब्सटेंस था, ये जो येलो रेजिनोस सब्सटेंस था, इसको हम लोग बोलते थे एम्बर।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बर। तो ये एम्बर क्या हुआ, ये एम्बर जो है वो बाय चांस वूलन क्लोथ्स के साथ रब हो गया, और जब ये वूलन क्लोथ्स के साथ रब हुआ तो उसने क्या देखा कि उसने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को, बर्ड फीदर्स को, पक्षियों के पंखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और तब उसने ये कहा कि जो एम्बर है ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड। और आज हम ये कहते हैं कि एम्बर चार्ज कर गया। समझ आइएगा, यहाँ तक की बातें क्लियर है तुम्हें? अच्छा, चार्ज की यूनिट्स क्या क्या है? अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? क्या करें? क्यू तो बेटा चार्ज का सिंबल है। चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, सीजीएस यूनिट होती है बेटा स्टैट कूलम। क्या होती है? स्टैट कूलम। स्टैट कूलम के तीन नाम। चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, सीजीएस यूनिट क्या है? स्टैट कूलम। ठीक है, तो मैंने कहा कि तीन नाम है। सबसे पहली तो हो गई हमारे पास कूलम है, एसआई यूनिट है। अब अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट के तीन नाम, स्टैट कूलम और ईएसयू और फ्रैंकलिन। ठीक है, तीन नाम है, स्टैट कूलम और ईएसयू और फ्रैंकलिन। तो बेटा अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो 1 कूलम जो है ये जरूर पता होना चाहिए, बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। एक कूलम जो है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। बेटा ये रिलेशन जरूर पता होना चाहिए। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। बोले बोले बेटा, बिना बोले नहीं आएगा। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिट होती है ईएमयू। ईएमयू, अब ईएसयू का मतलब क्या था? फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और तीसरी है बेटा ईएमयू। ईएमयू का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या मतलब है? एंड 1 ईएमयू जो है वो इक्वल होता है 10 कूलम्स ऑफ चार्ज। इसके बराबर है 10 कूलम्स ऑफ चार्ज। 1 ईएमयू इज इक्वल टू 10 कूलम्स ऑफ चार्ज। अब इसके बाद एक और बात है, चार्ज की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है? एक हमसे कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज? लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज कौन सी है? क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, ये तो छोटी यूनिट है भाई की, जो प्रैक्टिकल भी है। वैसे देखा जाए तो ये बड़ी है, एक कूलम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम है, तो कूलम स्टैट कूलम से बड़ा है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि एक कूलम इतने स्टैट कूलम के बराबर है। तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट का नाम होता है बेटा फेराडे। क्या नाम है? फेराडे। एंड 1 फेराडे होता है 96,500 कूलम्स। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है फेराडे एंड 1 फेराडे होता है 96,500 कूलम्स। यहाँ तक की सारी बातें हमने क्लियर हुई। एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम और ईएसयू और फ्रैंकलिन। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। Third is EMU. 1 EMU is 10 coulombs of charge and largest practical unit is Faraday and 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs. क्या हमें यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्जेस के बारे में स्टडी करना। दो टाइप से है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उन चार्जेस के बारे में स्टडी करना जो कि रेस्ट पे हैं, उन चार्जेस के बारे में स्टडी करना जो कि मोशन में है। नाउ सबसे पहली बात, व्हाट इज चार्ज? क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज पर या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करती है या फिर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोम को अगर हमने बालों के साथ रब किया तो कोम चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारे बालों में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कोम में, और कोम को अगर हम फिर पेपर पीसेस के नजदीक लेके जाएंगे तो उन पर लगाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब जब तक चार्ज रेस्ट पे है तो वो चार्ज है, जैसे ही चार्ज मूव करने लग जाएगा तो वो करंट बन जाएगा, मूविंग चार्ज।
तो अगर हम किसी वायर में से करंट पास करते हैं, वायर में से चार्ज को मूव कराते हैं, तो इन दैट केस उसके नजदीक अगर हम आयरन पीसेस को लाते हैं तो वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आयरन पीसेस पे क्या अप्लाई करता है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो अपने अराउंड बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। अगर चार्ज मोशन में होगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो अपने अराउंड बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो अपने अराउंड बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चार्ज कैसे, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होगी, कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। चार्ज इम्बैलेंस के दो तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो एक ही तरीका है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो तरह से है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके। इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो नेगेटिव चार्ज आया, लूज हुए तो पॉजिटिव चार्ज आया। प्लास्टिक रोड को फर के साथ रब किया तो प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज आया, ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा, लूजली बाउंड वाली बॉडी से स्ट्रांगली बाउंड वाली बॉडी में। मींस जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है उस बॉडी से जिस बॉडी में वर्क फंक्शन हाई है। Electrons are always transferred from a body having lower work function to a body having higher work function. Always remember, electrons are always transferred from a body having lower work function to a body having higher work function. चार्ज मास का कनेक्शन क्या है, चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई बॉडी मासलेस है तो बिल्कुल पक्का है कि वो चार्जलेस भी होगी। फोटॉन्स न्यूट्रल हैं क्योंकि वो फोटॉन्स न्यूट्रल है क्योंकि वो मासलेस है, उनका रेस्ट मास जीरो है। चार्जिंग होने पर मास चेंज होता है लेकिन स्लाइटली चेंज होता है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, नेगेटिव चार्ज आता है तो मास स्लाइटली इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो मास स्लाइटली डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात है। तो फिर इसके बाद मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ चार्ज। चार्ज डिस्कवर कैसे हुआ, 6th सेंचुरी में एम्बर डिस्कवर हुआ। एम्बर ने जो है एम्बर डस्ट पार्टिकल्स को, बर्ड फेदर्स को अट्रैक्ट किया। हमने कहा एम्बर इलेक्ट्रिफाइड है, चार्ज है। चार्ज की यूनिट्स क्या, चार्ज को अगर हमने मेजर करना है तो हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और चार्ज की यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट कूलम है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम है। एक कूलम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। ईएमयू 10 कूलम होता है। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो है फैराडे है एंड 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम। आई थिंक यहाँ तक की सारी बातें तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ गई। तो हम आगे चलें, क्या हमें यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद आता है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। 3 मेथड हो सकते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के। ठीक है, तो नाउ वी आर डूइंग मेथड्स ऑफ चार्ज। मेथड्स ऑफ चार्ज। तो पहला मेथड होता है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या फिर इसको हम चार्जिंग बाय रबिंग भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। तो बेटा बहुत सिंपल है ये मेथड जो है वो नोट करना, इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए यूज करते हैं। इनके लिए यूज करते हैं इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम किसी एक इंसुलेटिंग बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ रब करके चार्ज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है, जब भी हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करके चार्ज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस मेथड में दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है। भाई मैंने प्लास्टिक रोड को फर के साथ रब किया तो जितना प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही तो फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस मेथड में दोनों बॉडीज पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। अब एक बात और समझना बेटा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक्चुअल में चार्जिंग हो क्यों रही है। जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो रबिंग की वजह से फ्रिक्शन होता है, यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है। और उस हीट की वजह से जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है ट्रांसफर होने के लिए। समझ में आ रही है?
क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो रब करके चार्ज करें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एग्जांपल क्या है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पे? अच्छा एक बात नोट करना, जो रबिंग की वजह से चार्ज आता है उसको हम लोग बोल देते हैं स्टैटिक चार्ज, या फिर हम इसको कह देते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। क्या बोल देते हैं? फ्रिक्शनल चार्ज। स्टैटिक चार्ज और फ्रिक्शनल चार्ज और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ तक की बात है। एग्जांपल क्या होंगे? बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, तो बताओ तुम। कुछ तो हमने कर ही लिए। अगर हम कोम को रब करते हैं अपने बालों से तो कोम चार्ज हो जाता है। समझ में आई बात? वो ग्लास रोड, प्लास्टिक रोड तो खैर पुराने हो गए, ठीक है ना। तो अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें, क्लाउड्स तुमने कभी देखा है? क्लाउड्स आल्सो गेट चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। जब क्लाउड्स एयर में मूव करते हैं तो क्लाउड्स की दूसरे क्लाउड्स के साथ, क्लाउड्स की डस्ट पार्टिकल्स के साथ रबिंग होती है, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाते हैं। और जब वो चार्ज हो जाते हैं तो बेटा डिस्चार्ज करते हैं। कोई भी बॉडी चार्ज हो जाएगी तो क्या करेगी? डिस्चार्ज करेगी। मतलब उस चार्ज को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। किस फॉर्म में? लाइटनिंग की फॉर्म में। तो मैंने कहा अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हमने बात करी कि जो कोम है वो चार्ज हो जाता है बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्लाउड्स हो गए। तीसरी अगर हम बात करें बेटा, तुमने कभी देखा होगा जो व्हीकल्स अपने साथ जो है वो पेट्रोल डीजल वगैरह को लेके जाते हैं, ठीक है, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को लेके जाते हैं, उनके पीछे मेटेलिक चेन्स लगी होती हैं, जंजीरें लगा रखी होती हैं। क्या तुमने कभी देखा? ट्रकों के पीछे तुमने कभी देखा नहीं है कि भाई वो जंजीरें सी लगी होती हैं, ठीक है। अब वैसे तो जूता भी लगा होता है, दोनों के अपने अपने पर्पस हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि चेन्स क्यों लगी हैं, जंजीरें क्यों लगी हैं, ठीक है ना। तो वो जो मेटेलिक चेन्स है बेटा वो अर्थिंग के लिए लगी होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब व्हीकल मूव करेगा तो व्हीकल की मेटेलिक बॉडी में और एयर में रबिंग होगी, जिसकी वजह से व्हीकल की मेटेलिक बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा। अब ये जो चार्ज है ना ये डेंजरस हो सकता है, इसकी वजह से स्पार्क जनरेट हो सकता है, इसकी वजह से स्पार्क जनरेट हो सकता है, और स्पार्क की वजह से पेट्रोल या डीजल में आग लग सकती है, बहुत भयंकर विस्फोट हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेटेलिक चेन्स लगाते हैं। मेटेलिक चेन्स बेटा अर्थिंग का काम करती हैं। ये मेटल देखो, अर्थिंग क्या है? अर्थिंग तो हम सबको समझते हैं, चार्ज को अर्थ के साथ शेयर करना। बेटा चार्ज के मामले में अर्थ एक समुद्र की तरह से, इससे हम कितना भी चार्ज ले सकते हैं, इसको हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मेटेलिक चेन्स हैं ये कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं। तो इन मेटेलिक चेन्स के थ्रू जो चार्ज हमारी जो है मेटेलिक बॉडी में प्रोड्यूस हो वो इन चेन्स में आ जाएगा, और इन चेन्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये सारे एग्जांपल्स का अपनी जगह सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं एक्चुअली। अब जो टायर्स हैं एरोप्लेन के, जो टायर्स हैं उनको देखो, वैसे तो नॉर्मली अगर हम टायर्स देखें तो वो कार्बन के बने इंसुलेटिंग होते हैं, लेकिन उनको ना स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है एयरक्राफ्ट के टायर्स को। अब कंडक्टिंग बनाने का मतलब क्या? फिलर मटेरियल्स कुछ उसके अंदर ऐड करते हैं। अब कंडक्टिंग बनाने का पर्पस क्या है? जब एयरक्राफ्ट रनवे पे मूव करेगा तो एयरक्राफ्ट की मेटेलिक बॉडी की रबिंग होगी एयर के साथ, ठीक है। इसी तरीके से टायर्स की जो है वो रबिंग होगी ग्राउंड के साथ, तो जिसकी वजह से वो टायर्स चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब चार्ज हो जाएंगे तो फिर वही बात है, स्पार्क जनरेट हो सकता है। अगर ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो स्पार्क की वजह से आग लग सकती है। तो अगर हम उनको कंडक्टिंग बना देंगे तो कंडक्टिंग बनाने का पर्पस क्या है कि जैसे से टायर मूव करके आगे जाएगा तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो साथ के साथ अर्थ में जाता चला जाएगा। कंडक्टिंग बॉडी तो चार्ज के फ्लो को अलाउ करती है, समझ में आई बात? तो टायर्स आर मेड कंडक्टिंग टू शेयर चार्ज विद अर्थ, टू शेयर एक्स्ट्रा स्टैटिक चार्ज विद अर्थ। इसी तरीके से जो आजकल जो करते हैं, जो मेटेलिक बॉडीज भी होती है ना उनके ऊपर एंटी स्टैटिक मटेरियल्स आते हैं कुछ, उनकी कोटिंग की जाती है। किनकी? एंटी स्टैटिक मटेरियल्स। इस तरीके से जो एक बात कहूँ मेरे को, और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ये हमारे मेन एग्जांपल्स हैं जो हमें जरूर याद होने चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल हम एक दो समझने के लिए बात करते हैं।
टीवी स्क्रीन पे ज्यादा डस्ट होगी या टेबल? टीवी स्क्रीन पे एक्चुअल में ज्यादा डस्ट होती है टेबल पे, ठीक है? क्योंकि टीवी को जब हमने ऑन किया तो टीवी की स्क्रीन क्या हो गई? चार्ज हो गई। टीवी की स्क्रीन क्या हो गई? चार्ज। और जब वो चार्ज हो जाएगी तो क्या करेगी? डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आओ आओ चेक तो समझ रहे हो बात को? तो टीवी की जो स्क्रीन है इट इज मोर डस्टियर देन टेबल बिकॉज इट गेट्स, क्योंकि जैसे ही हमने टीवी को ऑन किया तो टीवी के अंदर क्या होता है, जो कलर्स बनाते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बीम आके स्क्रीन से टकराएंगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो स्क्रीन को चार्ज कर देंगी। चार्ज होने के बाद वो डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगी। अच्छा, ये कहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन को कभी भी ड्राई क्लॉथ के साथ रब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम मोबाइल स्क्रीन को रब करेंगे ड्राई क्लॉथ के साथ, आपने रबिंग करी तो क्या हो गई? चार्ज हो गई, ठीक है? ज्यादातर यही करते हैं। तो ड्राई क्लॉथ के साथ अगर तुमने रबिंग करी तो वो चार्ज हो जाएगी, और चार्ज हो जाएगी तो वो क्या करेगी? और ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी, बल्कि और गंदी हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, तुमने एक बार तो तुम चश्मा लेने जाते हो तो चश्मे वाले कुछ स्पेशल वो देते हैं तुम्हें कपड़े, ठीक है? वो कपड़े एंटी स्टैटिक मटेरियल्स के बने होते हैं। इसीलिए हम अपने जो चश्मे के ये हैं लेंसेज, हम उनको उनसे साफ करते हैं। तो हमें एंटी स्टैटिक मटेरियल्स के क्लोथ्स यूज करने चाहिए, ठीक है? नॉर्मल कपड़ों से साफ करोगे तो वो साफ होने के बजाय ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसी तरीके से तुमने देखा होगा जब वॉशिंग मशीन से कपड़े हम धो के निकालते हैं तो वो आपस में चिपके होते हैं। क्यों चिपके होते हैं? क्योंकि जब वो हमने उनको धोया तो उनकी आपस में रबिंग की वजह से वो चार्ज हो गए, और चार्ज होने की वजह से वो दूसरे के साथ स्टिक हो। क्या सारे एग्जाम्पल समझ में आए? अंडरस्टैंडिंग बन रही है दिमाग में अच्छे से, ठीक है? एक बार उस वीडियो को रोक देते हैं, फिर हम आगे